तुम अपने खानदान से अलग क्यों नहीं रह सकते? ये मेरे बस की बात नहीं, वो मेरे वजूद का लाजमी हिस्सा है। मैं उनके बगैर भी खुश नहीं रह सकता। सनान, मैं तुम्हारी जुबान सीख लूंगी, तुम्हारी मुआशरत को अपना लूंगी, तुम्हारे यहाँ की लड़कियों जैसा लिबास पहनूंगी। तुम ही ने तो कहा था कि मैं झुमके पहनकर बिल्कुल एक पाकिस्तानी लड़की लगती हूँ। नहीं भास्कर, नहीं। सनान ने बार बार सर हिलाया। फिर तुम्हारे जज्बात में इतनी शिद्दत पैदा नहीं हो सकी जो तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे पास रहने पर मजबूर कर दे। नहीं, ये बात नहीं भास्कर, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है और उस एहसास ने मेरे अंदर पहली मरतबा जन्म लिया है। इस एहसास की वजह से मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझे मालूम है तुम वहां खुश ना रह सकोगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहकर दुखी होना ही पसंद करूं तो फिर तुम मुझे भी बेहद दुखी कर दोगी। लेकिन तुमने गुफ्तगू के आगाज में ये क्यों कहा था कि मैं इस मरतबा क्रिसमस पर अकेली नहीं होंगी? मेरा मतलब था कि तुम्हारे पास इन दिनों की हसीन यादें होंगी, एक खूबसूरत एहसास जो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। क्या तुम अपने आप को आज का चमकीला दिन यहाँ गुजारने के बाद मुख्तलिफ महसूस नहीं करती? मैं आज से चंद रोज पहले का सनान नहीं रहा। तुम मेरे ख्याल और मेरे वजूद का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हो और हमेशा रहोगी। सिर्फ एहसास और यादों से रूह की तन्हाई दूर नहीं हो सकती। हो सकती है बस कल क्रिसमस की शाम को यहाँ से हजारों मील दूर मैं अपने कमरे में बैठा अपने पहले प्यार को, तुम्हें और प्यार के पहले शहर पेरिस को याद करूंगा। क्रिसमस की शाम जो तफसीलात तुमने मुझे बताई हैं वो मेरे जहन में घूम रही होंगी। तुम अपने कमरे में क्रिसमस दरख्त की शाखों और पत्तों को छू कर देखना, उनमें हिद्दत होगी। मेरे एहसास की लो ये तवील फासले तय करके तुम तक पहुंच जाएगी। तुम अकेली नहीं होगी पास्कल। क्रिसमस तक ना सही, चंद हफ्ते तो और ठहर जाओ। पास्कल की आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। नहीं पास्कल, पेरिस में मेरे क्याम की तवालत से ये जज्बात और भी शदीद हो जाएंगे और फिर हम दोनों के लिए इस लम्हे का सामना करना बेहद दुश्वार हो जाएगा, जिससे किसी सूरत भी मुफल नहीं। सनान, अगर मैं अपाहिज ना होती तो क्या तुम अपना इरादा बदल देते? तुम और अपाहिज? सनान ने उसे अपने करीब लाते हुए कहा, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, तुम अपाहिज नहीं हो। अपाहिज तो मैं हूँ जो तुम्हें अपना लेने की ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आवाज भरा गई। पास्कल ने सफेद बरसाती के कोनों को मुट्ठों में भेज रखा था, जैसे वो उससे जुदा ना होना चाहती हो। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन मैंने आज तक जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दिया। तुम जो मुझे इतनी अजीज हो, मैं तुमसे भी कोई गलत वादा नहीं करना चाहता। पास्कल, मैं क्रिसमस तक यहाँ नहीं ठहर सकता। मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सकता। चंद रोज तक मैं पेरिस से चला जाऊंगा और जितनी जल्दी तुम इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, उतना ही यह हम दोनों के हक में बेहतर होगा। जो कुछ मैंने कहना था वो कह चुकी। तुमने जो मजबूरियां बयान की हैं मैं उन्हें समझ तो नहीं सकी। बहरहाल तुम कहते हो तो ठीक ही कहते हो। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अंधेरा हो चला है। पास्कल ने उठने की कोशिश की। नहीं, अभी नहीं। सनान ने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। पहले तुम वादा करो कि तुम मेरे जाने से उदास नहीं होगी। मैं आने वाले कल के बारे में कैसे वादा कर सकती हूँ? अभी तो चंद रोज तक मैं यही ठहरूंगी। हम रोजाना मिलेंगे और हर नया दिन में हमारे लिए उतना ही खूबसूरत होगा जितना आज था। ये तो सोचो कि आने वाले कल के बाद हजारों कल और आएंगे, और वो कौल तुम्हारे आने वाली सदियां और इन तवील बरसों में क्या तुम्हें इस एहसास से खुशी हासिल ना होगी कि कम से कम हम दोनों ने इतने खूबसूरत लम्हे इस शहर में सीन के किनारों पर इकट्ठे गुजारे थे, और फिर ये एहसास कभी भी तुमसे जुदा ना होगा, हमेशा के लिए। आज से 1 साल बाद, 10 साल बाद, हजारों मील दूर एक ऐसा शख्स होगा जो तुम्हें इस लम्हे भी याद कर रहा होगा। इन दिनों की मुसरतें उसके दिल में एक ऐसी लोज लाएंगी जिसकी गर्मी जिंदगी की तारीख और सर्द राहों में उसे सुकून और इत्मीनान बख्शेंगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से पास्कल। सनान, तुम एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचो कि मैं इन ढेर सारी खूबसूरत यादों के लिए शुक्रगुजार नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुमने इतनी खुशियां दी हैं कि मैं उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी तो दूसरे इंसानों की तरह ख्वाहिशें सर उठाती हैं। मुझे खुशी मिलती है तो मैं उसके दूसरे सिरे पर जाकर एक और खुशी की तलाश करती हूँ, और फिर इसी तरह मेरा जी चाहता है कि खुशियों और मुसरतों का ये सिलसिला कभी खत्म ना होने पाए। ये सिलसिला कभी खत्म ना होगा पास्कल। खुशी और इत्मीनान के इन लम्हों को अपने अंदर समो लो। तुम्हारे अंदर भी जो लो जल रही है वो इन लम्हों को हमेशा ताबनाक रखेगी। तुम ठीक ही कहते हो सनान, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, और अब मेरे लिए तुमसे जुदाई का तसव्वुर इतना अजियतनाक नहीं रहा, कम से कम अब इस वक्त। आज का दिन कितना खूबसूरत था, कल भी एक ऐसा ही दिन आएगा, मैं वादा करता हूँ। बस अब तुम ये आंसू पूछ डालो। बल्कि सनान ने जेब से रुमाल निकालकर पास्कल की आंखों पर रस दिया। पास्कल ने रुमाल उसके हाथ से ले लिया और अपने आंसू पूछने लगी। रुमाल पर लगी हुई थोड़ी सी मिट्टी पास्कल के गालों पर भी लग गई। सनान ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया और उठ खड़ा हुआ। पास्कल ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा और मुस्कुराकर अपने हाथ फैला दिए। सनान ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और वो उठकर चलने लगे, और वो उठकर चलने की बजाय खामोशी से उसके साथ आ लगी।
कटे हुए सुनहरी बालों में खुशबू थी, जर्द गुलाब की खुशबू। सनान ने धीरे से अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। तुम्हारा हाथ बेहद सर्द है। सनान ने पास्कल के जिस्म की थरथराहट महसूस की और फौरन हाथ परे कर दिया। नहीं नहीं, पास्कल ने उसका हाथ पकड़कर फिर अपनी गर्दन पर रख दिया। रहने दो, मुझे अच्छा लगता है। अभी परसों की ही तो बात है, तुमने अपना हाथ इसी तरह मेरी गर्दन पर रखा था। यूं लगता है जैसे सदियां बीत गई हूं। उसने सनान के कोट के बटन एक एक करके खोले और बड़े मजे से अपना चेहरा उसमें छुपा लिया। कल सुबह अगर मेरे कोट पर एक सुनहरी बाल अटका हो तो तुम हंगामा ना बर्पा कर देना, क्योंकि वो तुम्हारा ही होगा। सनान के लब उसके नरम और घने बालों में थे और जर्द गुलाब की नरम पत्तियों में। एक बाल नहीं, दर्जनों होंगे। उसने सनान के सीने पर सर रखकर जोर से दबाया। वो डी बलौन का सुरमई अंधेरा अब तारीकी में बदल चुका था। दरिया के दूसरे किनारे पर रिहायशी मकानों और पानी में साकन रिहायशी कश्तियों की रोशनियां जल रही थीं। इन रोशनियों के झिलमिलाते रक्त के अलावा पूरा दरिया एक स्याह चादर की तरह था। हवा में बेहद खुनकी थी। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, सनान ने आहिस्ता से अपना मुंह उसके बालों में रगड़ते हुए कहा। हर तरफ तारीकी है। मैं तो तुम्हारे कोट में चेहरा छुपाए हुए हूँ। यहाँ बेहद सुकून है। मुझे मालूम है कि अगर मैंने बाहर देखा तो वाकई हर तरफ तारीकी होगी। तुम सारी जिंदगी यूं ही मेरे कोट में चेहरा छुपाए तो नहीं गुजार सकती। तुम्हें कभी ना कभी तो बाहर देखना ही होगा। हाँ, कभी ना कभी, मगर अभी नहीं। पास्कल का मूड अब काफी हद तक बहाल हो चुका था। हर तरफ खामोशी थी। चंद रोशनियां, दरिया की लहरों का हल्का सा एहताश और उन दोनों की सरगोशियां। इस मुकम्मल सुकूत में दूर से पानी की सतह पर तैरती हुई मौसीकी की एक तान उन तक पहुंची, धीमे सुरों में, और फिर उसी लम्हे वियना के एक मशहूर वॉल्स की धुन पूरे माहौल पर हावी हो गई। लहरों का तलातुम ज्यादा होता तो धुन एक लम्हे के लिए कदरे दब जाती और फिर उभर आती। वियना के जंगल की धुन पास्कल ने सरगोशी की। हाँ, 1 2 3 और घूम जाओ। स्नान के कान भी धुन पर लगे थे। 1 2 स्नान। पास्कल ने यकदम अपना चेहरा कोट में से निकाला और उसे झंझोड़ कर कहने लगी, याद है उस रोज दरिया सिंह के किनारे मैंने तुम्हें रक्स सिखाने की पेशकश की थी? हाँ। स्नान घबरा गया और फिर तुम बेहद बुज़्दिल निकले और खौमखा इतराज किया कि मौसीकी के बगैर रक्स नहीं किया जा सकता। पास्कल ने शोखी से कहा। स्नान खामोश रहा। उसे मालूम था कि उसके बाद वो क्या कहने वाली है। यहाँ तो मौसीकी भी है ना, जरा गौर से सुनो, ये बेहद खूबसूरत धुन है। दरिया के दूसरे किनारे पर शायद किसी हाउस बोट में पार्टी हो रही है। पास्कल ने अपने कान धुन पर लगा दिए। लेकिन यहाँ तो इस कदर तारीकी है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। एक हाथ तुम्हारी कमर पर और दूसरा तुम्हारे कंधे पर। पास्कल ने पीछे हटकर कहा। रक्स देखकर नहीं बल्कि महसूस करके किया जाता है। पास्कल, नहीं फिर कभी सही, रात बहुत हो चुकी है, एतराज की कोई गुंजाइश नहीं, तुम इस तरह मेरा हाथ थाम लो। पास्कल उसे रक्स सिखाने पर तुली हुई थी। स्नान ने मजबूरन हथियार डाल दिए और उसकी हिदायत के मुताबिक उसका एक हाथ थाम लिया और दूसरे कमर के गिर्द डाल दिया। अब क्या हुक्म है? स्नान ने अखरू खड़े होकर दरियाफ्त किया। अब तुम धुन के इस हिस्से का इंतजार करो। यहाँ वायल ने कदरे रुककर दोबारा उबरती हैं। उसने बड़े गौर से मौसीकी सुनी, फिर एक झटके से स्नान को आहिस्ता से एड़ियों पर घुमाया और रक्स शुरू कर दिया। 1 2 3 और फिर घूम जाओ। 1 2 3 बिल्कुल आसान है। उसके साथ ही पास्कल ज़ेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी। पहले तो स्नान का हर कदम ही गलत उठता था और वो हर बार पास्कल का पांव मसल देता, लेकिन वो एक अच्छे उस्ताद की तरह बिल्कुल शिकायत ना करती। रक्स के दौरान में उसके कदम इतने नपे तुले थे कि ये गुमान भी ना होता था कि वो अपाहिज है। कदमों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तो मौसीकी गौर से सुनो, कदम खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। पास्कल ने उसे घुमाते हुए हिदायत दी। थोड़ी सी मशक के बाद स्नान को महसूस हुआ कि ये वाल्स कुछ इतना मुश्किल रक्स ना था। बस 3 तक गिनते जाओ और घूमते जाओ। अब वो पास्कल को बाहों में लिए बड़ी खुद-एतमादी से कदम उठाने लगा। उसके कान वायलिनों की मत भरी तानों पर लगे थे। तुम तो बड़ा अच्छा रक्स कर लेते हो। पास्कल अपना सर पीछे डालकर हंस दी। शुक्रिया मैडम। सनान एक लम्हे के लिए रुका, अपने आप को पास्कल की बाहों से आजाद किया और झुककर कॉर्नर शिप लगाया। पास्कल भी बड़ी संजीदगी से जवाबन झुक गई और फिर नरमी से उसके बाजुओं में समा गई। तुम्हारे यहाँ भी तो लोग रक्स करते होंगे? हाँ, करते ही हैं। तो फिर तुम मुझे पाकिस्तानी रक्स सिखा दो। पास्कल ने मचल कर कहा। मैंने ये नहीं कहा था, मैं भी कर सकता हूँ। तुम दरअसल मुझे सिखाना ही नहीं चाहते। बुज़दिल। पास्कल ने उसे छेड़ा और फिर इतनी जोर से घुमाया कि वो गिरते गिरते बचा। दरिया की पुरसुकून सतह पर एक खूबसूरत और रोशन कश्ती आहिस्ती से तैर गई। ये एक बड़ी हाउस बोट थी। आज मैं भी रक्स कर सकती हूँ। पास्कल ने सरगोशी की। थोड़ी देर बाद घने दरख्तों की ओर से चांद निकल आया और दरिया की सतह पर एक तो पहली कालीन बिछ गया। शाहबलूत और बैत के दरख्तों के पत्ते चमकने लगे। मौसीकी कब की खत्म हो चुकी थी, मगर अब उसकी जगह पास्कल की मुतरन्नम गुनगुनाहट ने ले ली थी। ओह, मैं अब बेहद थक गई हूँ। पास्कल हाथ छोड़कर उसके साथ लग गई। दरिया सीन के किनारे वाल्स का पहला सबक खत्म हो चुका था। पास्कल। सनान ने थोड़ी तले उंगली रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या है सनान? पास्कल ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर प्यार से कहा।
तुम ये जान लो कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं तुम्हारे पास क्रिसमस तक रहूं। मैं दिलो जान से ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मगर प्लीज सनान। पास्कल ने उसके लबों पर उंगली रख दी। प्लीज अब कुछ मत कहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक उदास नहीं होना चाहती। सनान ने उसका हाथ थाम कर अपने गर्म लबों से लगा लिया। पास्कल का हाथ बिल्कुल सख्त था। याद है डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का मशवरा दिया है, और इस तरह आधी रात को दरिया के किनारे रक्स करने को तो आराम नहीं कहा जा सकता। तुम्हें सर्दी लग जाएगी। पास्कल खामोशी से अपनी सफवा नाक स्नान के सीने पर रगड़ती रही और चुपके चुपके हंसती रही। पास्कल तुम्हारी खाला। हाँ खाला। पास्कल एकदम चौंकी और अपने आप को स्नान की गिरफ्त से अलग करके कहने लगी, गलती हो गई। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं शाम होने से पहले ही लौट आऊंगी। वो यकीनन परेशान हो रही होंगी, तो फिर चलते हैं। उसने अपना हाथ पास्कल के कंधों पर रख दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे जो ऊपर सड़क तक जाती थी। अरे हाँ वो हंस, वो बंसी और कुंडियां। पास्कल ने एकदम रुककर उसे याद दिलाया। उन्हें वही दरिया में रहने देते हैं, किसी कछुए के काम आएंगी। सनान ने हंसकर कहा। पागल पास्कल भी हंस दी और फिर चलना शुरू कर दिया। सीढ़ियां तय करके जब वो सड़क पर पहुंचे तो पास्कल आहिस्ता चलने के बावजूद थकन से निठाल हो रही थी। कार में बैठकर उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर एक ठंडी सांस भरकर बोली, सनान, तमाम खूबसूरत चीजों का अंजाम खूबसूरत क्यों नहीं होता? और फिर कार स्टार्ट कर दी। सनान उसकी ये बात ना समझ सका। तुम यहाँ से सीधी अपने फ्लैट पर चली जाओ, खाला इंतजार कर रही होगी। मैं न्योली के पुल तक पैदल चला जाता हूँ, वहां से ट्राम मिल जाएगी। हूँ, पास्कल ने सर हिलाया। मैं तुम्हें तुम्हारे मकान तक छोड़कर ही आऊंगी। तुमने आज रक्स करना सीख लिया है, इसलिए अब मैं पेरिस जैसे शहर में अकेले घूमने फिरने की इजाजत नहीं दे सकती। न्योली के पुल के पास पहुंचकर जब वो दाएं हाथ मुड़े तो एवेन्यू फाक की तमाम रोशनियां मुनव्वर थी और ट्रैफिक का बेपनाह हजूम था। तमाम दिन सूरज की गर्म किरणों तले सुलगने के बाद पेरिस एक मरतबा फिर बेदार हो चुका था। स्नान सोच रहा था कि वक्त नहीं थमा। सीन के पानी में पड़ी हुई सक्कन कुंडियां और पास्कल का सफेद लिबास अब ख्वाब की बातें लग रही थी, एक शराब। कार फतह की मेहराब के बड़े चक्कर में दाखिल हुई तो पास्कल स्नान की तरफ देखकर बेख्तियार हंस दी। फिक्र ना करो, मैं अब इस चक्कर के गिर्द बेमकसद नहीं घूमूंगी। अब तो मैं रक्स भी कर सकती हूँ। तुम अगर मुझे यहाँ उतार दो तो मैं पैदल ही घर चला जाऊंगा। तुम्हारी खाला इंतजार कर रही होंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी नीयत खराब लगती है। मैं तुम्हें घर तक ही छोड़कर आऊंगी। तुम्हारी मर्जी। सनान पीछे हटकर बैठ गया और सिगरेट सुलगा दिया। पास्कल, पिछले चंद रोज से तुम सारा सारा दिन मेरे साथ गुजारती हो। तुम्हारी खाला बुरा तो नहीं मनाती? ओह खाला, उसने सर झटक कर कहा। उन्होंने तो सिकरे करके कलेसा में मरियम के मुजस्मे तले मोमबत्तियां जलाकर शुक्र किया होगा कि उनकी भांजी ने भी बिलाखिर घर से बाहर निकलना सीख लिया है। वो मार्ग का इलाका आया तो वहां खूब रौनक थी। तमाम कहवा खाने भरे पड़े थे, कहीं कहीं मौसीकी भी बज रही थी। स्नान के मकान के सामने पहुंचकर पास्कल ने फुटपाथ के किनारे पर कार खड़ी कर दी। स्नान उतरने लगा तो उसने उसका बाजू थाम लिया। जिंदगी में पहली बार आज मुझे इस बोझ का एहसास तक नहीं जिसके तले मैं हर वक्त पिसती रही हूँ। आज मैं भी आम इंसानों की तरह थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कभी भी अपाहिज ना थी। ये एहसास आरजी ही सही, लेकिन सनान, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पास्कल की आंखें भीगी। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, तुमने मुझे आज रक्स जो सिखा दिया है, सनान ने हंसकर कहा। मेरा तो ख्याल है तुम्हें रक्स करना पहले से ही आता था, वरना इतनी जल्दी ना सीख लेते। उसकी आंखें अभी तक नम थी। तुम बहुत थक चुकी हो, सनान ने उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा। बेहतर यही है कि जल्द से जल्द घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट जाओ, और मुझे लोरी कौन सुनाएगा? पास्कल ने अपने आंसू पूछ डाले। आज तुम इतनी थक चुकी हो कि लोरी के बगैर ही नींद आ जाएगी। शब बखैर। सनान ये कहकर दरवाजे के पास पहुंचा तो पास्कल ने कार के हॉर्न पर हाथ रख दिया। हॉर्न मत बजाओ पास्कल, कहीं वो मैडम जी बाहर ना आ जाए। सनान जल्दी से वापस आ गया। कल के बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पास्कल ने कदे गुस्से से कहा और हॉर्न से हाथ उठा लिया। कल डॉक्टर के मशवरे, फिर कहोगे कि ये ब्लैकमेल है। लेकिन अगर तुम कल मुझे मिलने ना आए तो फिर ऐसा दर्द होगा कि आ जाऊंगा। सनान ने फौरन हार मान ली। कितने बजे? पास्कल खुश होगी। वाकई 9 बजे तक आ जाऊंगा। लूथर का अजायब घर देखने चलेंगे। ठीक है। पास्कल ने खुश होकर फिर कार का हाथ मिला दिया। सनान ने दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़कर देखा तो पास्कल थोड़ी तले हाथ रखे उसकी तरफ देखे जा रही थी। तुम जाती क्यों नहीं? चली जाती हूँ, पास्कल ने मुंह बनाकर कहा। तो फिर कल 9 बजे। सनान ने हाथ हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उसने साथ वाले दरवाजे की जानिब देखा। वहां बिल्कुल तारीकी थी। उसने निहायत खामोशी से कुफल खोला और दबे पांव अपने कमरे में दाखिल हो गया। कपड़े बदलने से पहले उसने यूं ही खिड़की से नीचे झांका तो कार अभी तक फुटपाथ के साथ खड़ी थी और उसमें बैठी हुई पास्कल की नजरें खिड़की पर जमी थी। सनान को देखकर वो कदरें छीप गई। जाती हूँ, उसने जोर से कहा और फिर कार स्टार्ट करके गली की नुक्कड़ पर मुड़ गई। आज मैं भी आम इंसानों की तरह थी।
और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कभी भी अपाहिज ना थी। कहीं दूर तारीकी में पास्कल की आवाज गूंजी और एक झनाके से सनान के ख्वाबीदा ज़हन के पर्दों से आ टकराई। फिर तारीकी छटने लगी। दूर पास्कल का हसीन चेहरा दिखाई दिया जो लम्हा ब लम्हा सनान के करीब तर होता गया और फिर आहिस्ती से उसकी बंद आंखों में उतर गया। पास्कल के लबों पर वर्दनी छाई हुई थी और उसकी गहरी नीली आंखें सनान पर जमी थी। वो एक सफेद रेशमी लिबास में मलबूस थी। बाजुओं को कमान की सूरत में ऊपर उठाए, एक टांग को हल्का सा खम दिए, वो एक नाजुक अंदाम बैलेरिना की मानंद एक अजीम स्टेज पर बेहिस होकर खड़ी थी, बिल्कुल एक बेजान बुत की मानंद। उसके गिर्द सैकड़ों खूबसूरत रकासाएं घेरा डाले खड़ी थी। उनका लिबास स्याह था। थिएटर का वसी हॉल बिल्कुल खाली पड़ा था और सनान सबसे ऊंची गैलरी में एक नशिस्त के सिरे पर बैठा स्टेज पर नजरें जमाए हुए था। पास्कल ने एक छोटी सी दी जैसे किसी भयानक ख्वाब से बेदार हो रही और फिर सर झुकाकर नब्बे तुले कदमों के साथ रक्स करने लगी। दूसरी रकासाओं के साकिन पैकरों में भी हरकत हुई और उन्होंने पास्कल के चारों तरफ रक्स करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे किसी किस्म के जज्बात से आ रही थे, बेजान हरकत करते हुए मुड़ता चेहरे। उन सबकी सुलगती हुई आंखें पास्कल का पीछा कर रही थी। रकासाओं के आहिस्ती से हवा में उठते स्याह इबादों के जेर बम से उस तमाम मंजर पर काले राजहंसों की एक छील का गुमान होता था। वो अपने लंबे बाजू बुलंद करती तो लिबादे फिजा में तैरते और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्मों के साथ आ लगते थे। पास्कल की नीली आंखें स्नान पर जमी थी। मैं आज अपाहिज नहीं हूँ, नहीं हूँ। उसकी आवाज स्टेज की अभी गहराइयों से एक फरियाद की सूरत में लपकी। वो बार बार यही फिक्र दोहरा रही थी, मैं आज अपाहिज नहीं हूँ, नहीं हूँ। वो स्नान की जानिब उदास नजरों से देखती और फिर एक माहिर बैलेरिना की तरह अपने पंजों पर घूम जाती। मैं आज नहीं हूँ, नहीं हूँ की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। फिर वो एक लम्हा के लिए रुकी, अपने बाजू गैलरी की जानिब बुलंद किए और फिर तेजी से अपने पंजों पर घूमना शुरू कर दिया। अब वो एक चाबी की गुड़िया की माने इतनी बेताबी और बेकरारी से रक्स कर रही थी जैसे रुक जाना उसके बस में ना रहा हो। बाकी रकासाओं के अंदाज पहले की तरह आहिस्ता रो थे। पास्कल अब स्नान की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। वो अपने वालिहाना रक्स में इस तरह मगन थी जैसे किसी दरवेश पर वजहदारी हो जाए तो वो दुनिया जहान से बेखबर हो जाता है। पास्कल इतनी तेजी से मत नाचो। स्नान अपनी शिस्त से उठकर गैलरी को मजबूती से थामे उससे इंतजार कर रहा था। तुम्हारा दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, तुम मर जाओगी पास्कल। आज मैं अपाहिज नहीं हूँ, मैं जरूर नाचूंगी। पास्कल की आवाज गूंजी, पास्कल, पास्कल। सनान खतरनाक हद तक आगे झुका हुआ पागलों की तरह चीखने लगा, खुदा के लिए नाचना बंद कर दो। लेकिन पास्कल तो उसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी। अब वो तेजी से पूरी स्टेज का चक्कर लगाते हुए पंजों पर घूम रही थी। 1 2 3 और घूम जाओ, 1 2 3। फिर उसकी रफ्तार सुस्त पड़ने लगी, उसकी आवाज मध्यम होती गई। एकदम वो स्टेज के दरमियान साकन खड़ी हो गई। उसकी बाहें फिजा में बुलंद थी। सनान, प्लीज मेरी मदद करो। एक सिसकती हुई आवाज सनान तक पहुंची। पास्कल का आंसुओं से हर चेहरा जल पड़ने लगा। उसने एक चिपचिरी सी ली और फिर निडाल होकर फर्श पर गिर गई। दूसरी रकासाओं ने उसके गिर्द अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया और फिर झुककर अपनी नर्मो नाजुक सी बाहों से उसका पूरा जिस्म ढक दिया। राजहंस मर चुका था। सनान की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था और उसका तकिया भीगा हुआ था। वो उठकर बैठ गया। खिड़की से बाहर पेरिस के गली कूचों में एक स्याह और अंधी रात उतरी हुई थी। उसने बिस्तर की चादर के एक कोने से अपना चेहरा पूंछा। पेरिस से चले जाओ सनान, एक आवाज ने कहा। मुझे हर सूरत में पेरिस से चले जाना चाहिए, उसने सोचा। उसे मालूम था कि जो जो दिन गुजरते जाएंगे पास्कल उसकी रफाकत की आदी होती जाएगी और फिर जुदाई का तस्वर उसे उन्हीं अमीर घाटियों में धकेल देगा जहां से वो घिसकती हुई सिर्फ उसके लिए बाहर आई थी। उसने फैसला कर लिया कि कल पेरिस में उसका आखिरी दिन होगा और वो पास्कल से आखिरी मरतबा मिलकर रात की गाड़ी से गरनाता के लिए रवाना हो जाएगा। दरवाजा खुला है, सनान ने सफेद रजाई में से मुंह बाहर निकालकर तशी से कहा। जाने कौन इतनी सवेरे दरवाजा पीटे जा रहा था। दरवाजे का हैंडल घूमा और जेनी अंदर आ गई। उसने एक ट्रे उठा रखी थी। मैं अभी सो रहा था, आखिर सुबह सुबह यूं दरवाजे पर दस्तक देना कहाँ की शराफत है। सुबह सुबह, जेनी ने ट्रे मेज पर रख दी और मुंह पर हाथ रखकर बोली, 10 बज रहे हैं सनान। सनान ने जल्दी से तपाई पर रखी घड़ी उठाकर देखी। जेनी ठीक कह रही थी। उफ़ो, मुझे तो। वो फौरन बिस्तर से बाहर आ गया, कहीं जाना था। जेनी उसकी तरफ देख देख कर मुस्कुराए जा रही थी। अगर मैं पूछ लूं कि तुमने कहाँ जाना है तो। हाँ हाँ, पास्कल से मिलने जाना है, उसने तेजी से कहा और अपने सूटकेस में से कपड़े निकालने लगा। रात जाने तुम किस वक्त अपने कमरे में वापस आए। मेरे कान तुम्हारे कदमों की आहट पर लगे रहे, शायद मैं ऊँघ गई थी। सनान जवाब दिए बगैर कपड़े बदलने लगा। नाश्ता तो कर लो। जेनी ने ट्रे आगे बढ़ा दी। तुम्हारा कॉफी का डब्बा भी आज खत्म हो गया है। सनान ने सफेद कमीज के साथ सिल्क की सफेद टाई बांधी और वापस पलंग पर आकर बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। उसका मूड कदरे बहाल हो चुका था। वो दिल ही दिल में जेनी का शुक्रगुजार था कि उसने उसे जगा दिया, वरना जाने वो कब तक सोता रहता।
जेनी ने मक्खन लगा बन और कॉफी की प्याली उसे थमाते हुए पूछा, पास्कल कैसी है? ठीक है। कल सारा दिन कहाँ गुजारा? सीन के किनारे बोए डी बलौन में। आहा, बोए डी बलौन बेहद खूबसूरत जगह है। मैं वहां एक मरतबा पार्टी में गई थी, एक हाउस बोट में, और फिर वहां वियन्ना के जंगल के वॉल्स की धुन पर रक्स भी किया था। सुनान ने कॉफी की चुस्की लगाकर पूछा। नहीं तो, जेनी हैरान होकर बोली, रक्स की पार्टी थी सिर्फ। खैर छोड़ो, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? मैं न्यूजीलैंड के सफारत खाने में अपनी दरखास्त के बारे में दरियाफ्त करने गई थी। फिर क्या नतीजा निकला? मेरी दरखास्त मंजूर हो गई है सनान। मैं अगले माह न्यूजीलैंड चली जाऊंगी। वाकई? जेनी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सनान ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे वहां एक छोटे से कस्बे के एक स्कूल में फ्रांसीसी जुबान पढ़ाने के लिए रख दिया गया है। काउंसलर कह रहा था कि वो कस्बा झील वाकाटिपो के किनारे वाक़या है और उसका नाम क्वीन टाउन है। कस्बे के निवाह में मीलों तक सरसब्ज चरागाहें फैली हुई हैं। मैं वहां पहली फ्रांसीसी लड़की होंगी। इस तरह वहां किसी को भी मालूम ना होगा कि मैं माजी में किस पेशे से ताल्लुक रखती थी। सबसे जरूरी बात तो यही थी ना? हाँ बिल्कुल, जेनी ने सर हिलाया। सनान, तुम्हें मालूम है कि न्यूजीलैंड की कुल आबादी 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मेरा लाहौर इससे बड़ा हुआ फिर? कौन सा लाहौर? जेनी ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मेरा सोना शहर लाहौर, सनान ने लहकर पंजाबी में कहा। क्या कहते हो? जेनी की आंखें हैरत से फैल गई। कुछ नहीं, सनान संजीदा हो गया। बहरहाल जेनी, मुझे बेहद खुशी है। इस नई जिंदगी के आगाज पर मेरी नई ख्वाहिशात तुम्हारे साथ है। शुक्रिया। और इसी खुशी में मैंने आज रात पार्टी का एहतमाम किया है। जेनी उसके पास आकर बैठ गई। मेरी एक दो सहेलियां होंगी और तुम होगे बस। वो बेहद खुश नजर आ रही थी। आज रात? सनान ने अपनी सफेद टाई की गिरह दुरुस्त करते हुए पूछा। हाँ हाँ, आज रात तकरीबन 9 बजे। जेनी ने घबरा कर कहा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकूंगा। सनान ने माजरत की। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, वो रुक कर बोली, तुम चाहो तो पास्कल को भी साथ ला सकते हो। पार्टी में शामिल ना होने की वजह पास्कल नहीं है तो फिर और क्या है? सनान, तुम्हें अब मेरे साथ मेलजोल रखते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं अब एक अच्छी लड़की हूँ। मेरा पेशा तो आज से फ्रांसीसी की मौलमा है। सनान, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सनान ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारी पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हो सकता कि मैं आज पेरिस से जा रहा हूँ। आज रात? आज ही रात, सनान ने फिर कहा। तुम जा रहे हो? जेनी ने बेयकीनी से फिर कहा। हाँ, पास्कल को छोड़कर। मैं इस बारे में गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता। जेनी ने अपना हाथ खींच लिया और खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद कहने लगी, तुम कल चले जाना सनान। आखिर एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने आज रात के लिए अपनी निशिस्त रिजर्व करवा ली है, सनान ने पीछे छुड़ाने की गर्ज से कह दिया। तुम्हारी गाड़ी कितने बजे रवाना होनी है? 10 बजे। तो फिर ठीक है, मैं अपनी सहेलियों को कह दूंगी कि वो 8 बजे ही आ जाए और फिर हम सब तुम्हें 9:30 बजे के करीब स्टेशन पर छोड़ आएंगे। अब इनकार की गुंजाइश न थी। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओह, तुम कितने अच्छे इंसान हो सनान। जेनी ने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए और मुंह नजदीक लाकर बड़े प्यार से कहा। मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर इतना भी नहीं कि तुम। सनान ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर नीचे कर दिए। मैं 8 बजे आ जाऊंगा। अब मेहरबानी करके तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैंने तैयार होना है। नाश्ते के लिए शुक्रिया। भूलना नहीं, मैंने सब सहेलियों को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रखा है। जेनी ने तपाई से खाली ट्रे उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही सनान ने अपना नीला कोट पहना और नीचे आ गया। आज मैडम जी से भी मुलाकात हो गई। वो सदर दरवाजे के साथ टेक लगाए एक अलजायरी कालीन बेचने वाले के साथ एक आमियाना से कालीन का भाव तय कर रही थी। सनान को देखते ही उसने कालीन वाले को चलता कर दिया। क्या हाल है? आजकल नजर नहीं आ रहे। मैं आज रात से बिल्कुल नजर नहीं आऊंगा। क्यों? क्या मकान पसंद नहीं आया या हमसायों से खटपट हो गई है? दोनों में से कोई बात भी नहीं। मैं आज रात इस्पानिया जा रहा हूँ। आज रात? तो फिर वो बकिया 10 फ्रांक भी अदा करते जाओ। किराया पूरे हफ्ते का तय पाया था। सनान ने जेब से बटुआ निकाला और 10 फ्रांक का एक नोट मैडम जी के हवाले कर दिया। मैडम ने उल्ट पुल्ट कर देखा और फिर अपने पहले से ही फंसे हुए ब्लाउज में ठोंस लिया। शुक्रिया मोसियो। स्नान चलने लगा तो मैडम ने आवाज दी, और हाँ, जाने से पहले मेरे कमरे से होकर जाना। एक अलविदाई जाम इकट्ठे पिएंगे। स्नान ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और बाहर गली में निकल आया। घड़ी पर वक्त देखा तो 10:30 बज रहे थे। उसने सोचा देर तो हो चुकी है, क्यों ना एक नजर उस मुसफ्फर पॉल को भी देख लिया जाए। उसका मकान वहां से नजदीक ही तो था और फिर उसे आज पेरिस में तो छोड़ देना था। जब वो कहवा खाना पिगाल के पास से गुजरा तो उसने इरादा किया कि अंदर जाकर देख ले, शायद पॉल वहीं बैठा हो। मगर फिर उसे ख्याल आया कि पॉल जैसा शख्स 11 बजे से पेशतर बिस्तर से उठ जाए नामुमकिन। अपने कमरे में ही होगा। चनाचे स्नान आगे बढ़ गया। ग्लेशियर सिकरे करके सफेद गुंबद धूप में चमक रहे थे और हमेशा की तरह सीढ़ियों पर बच्चों, औरतों, स्याहों और मुसव्वरों का जुमघटा था। वो घंटी वाला मुसव्वर आज भी वहां मौजूद था और एक मोटे जर्मन स्याह को अपनी तस्वीर खरीदने पर आमादा कर रहा था। सनान सीढ़ियां उतरकर 7 वाली गली में मुड़ गया, जिसके आखिरी कोने पर पॉल का मकान था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। जिस जगह उसने उस रोज पॉल का मकान देखा था, वहां अब एक वसी खंडर था जिसमें बेशुमार बच्चे खेल रहे थे।
सनान उसके पहलू में वाकया एक गोश्त की दुकान पर चला गया। फरमाइए मोसियो, दुकानदार ने अप्रन से हाथ पूछकर मुस्कुराते हुए पूछा। आज मेरे पास आयरलैंड के फरबा घोड़ों का गोश्त है। मुझे गोश्त नहीं चाहिए, घोड़े का गोश्त है मोसियो। घोड़े का भी नहीं चाहिए, सनान ने जल्दी से कहा। दरअसल ये साथ वाले मकान में जहां ये मकान हुआ करता था, मेरा एक मुसव्वर दोस्त पॉल रहा करता था। हो सकता है आपको उसके बारे में कुछ इल्म हो। पॉल पॉल हाँ, वो दाढ़ी वाला और उसकी चपटी सी नाक वाली दाश्ता। हाँ हाँ बिल्कुल। 20 फ्रांक? क्या मतलब? मतलब यह कि उन्होंने मुझसे पूरे 20 फ्रांक का उधार खरीदा था और फिर गायब। बहरहाल मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस इमारत को अरसद राह से गैर महफूज करार देकर वहां के असल मकीनों को निकाल दिया गया था और अब वहां सिर्फ कल्लाश मुसव्वर और चंद आवारा गर्द रहते थे। परसों सुबह बल्दिया के कारिंदे आतम के उन बेचारों का छोटा मोटा सामान बाहर फेंक दिया और एक ही रोज में सारी इमारत को मस्मार कर दिया गया। अब वहां एक सुपरमार्केट बनेगी। इसका मतलब है आपको पॉल का पता मालूम नहीं। मालूम होता तो अपने 20 फ्रांक वसूल ना कर लेता। दुकान के मालिक ने फ्रिज में से घोड़े का सर निकालकर उसके टुकड़े करने शुरू कर दिए। घोड़े का मग्स बेहद लजीज होता है, उसने सर हिलाकर बताया। कभी खा कर देखिए। हाँ जरूर। सनान को यूं महसूस हुआ जैसे घोड़े के लंबे कान अभी तक हिल रहे हो, उनमें जान हो। वो जल्दी से बाहर आ गया। गली के कोने पर एक टैक्सी खड़ी थी। नहीं, टॉम पर चला जाए, उसने फैसला किया और क्रेसा सिकरे घर की जाने चल दिया जहाँ टॉम स्टेशन था। कहवा खाना पे गाल आया तो सनान ने सोचा हो सकता है कहवा खाने के मालिक को पॉल के बारे में कुछ मालूम हो। वो अंदर चला गया। क्योंकि अभी सुबह का वक्त था इसलिए वहां ज्यादा लोग ना थे। एक कोने में चंद परेशान हाल अशखास बड़े जोर शोर से किसी मौजू पर गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। पॉल की आवाज उन सब में से बुलंद थी। पॉल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सनान की तरफ ऐसे देखा जैसे पहचान ना पाया हो और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हेलो मेरे पाकिस्तानी दोस्त, इधर आ जाओ, उसने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पुकारा। पॉल के साथ उसके मुसव्वर दोस्त विराजमान थे। उनमें से कुछ तो कई बरसों से वो इमारत में मुकीम थे और इस कहवा खाने के मुश्किल गाहकों या मुश्किल बैठने वालों में से थे और चंद एक नौवारिद थे जो इन तजर्बाकार बुजुर्गों के साथ मुसव्वरी की ऊंची कदरों के बारे में बहस करते थे। पॉल ने सबका तारुफ करवाया। क्या पियोगे, उसने तारुफ के बाद पूछा और फिर खुद ही हंसकर कहने लगा, वैसे हम लोग तो कुछ नहीं पी रहे। मेज पर खाली खुली बहस ही हो रही थी। खाने पीने की कोई चीज ना थी जिससे जाहिर होता था कि वहां बैठे तमाम हजरात की जेबें खाली थी। मैं तो कॉफी पीऊंगा। कॉफी? पॉल के उसान खता हो गए। हाँ कॉफी, मगर बिल में अदा करूंगा। आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे, सनान ने दावत दी। वहां बैठे हुए तमाम हजरात सनान के बेहद मशहूर हुए और अपनी अपनी पसंद फौरन बता दी। कॉफी, कोका, पन्नो, कोनी, आग वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में तो अगर सबके लिए सुरख शराब की एक बोतल मंगवा ली जाए तो बेहतर रहेगा। सिर्फ 4 फ्रांक की है, पॉल ने तजवीज पेश की। मुझे कोई एतराज नहीं, सनान कहने लगा। बाकी लोगों ने भी तायद कर दी। एक नौजवान सफर सनान से पैसे लेकर काउंटर से कॉफी की एक प्याली और सुरख शराब की बोतल लेकर आया। बोतल देखकर जैसे पूरी महफिल में जान पड़ गई। हर एक चहकने लगा। मैं अभी अभी तुम्हारे मकान से होकर आ रहा हूँ, सनान ने कॉफी का घूंट भरा। बल्कि यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि जहां किसी जमाने में तुम्हारा मकान हुआ करता था। हाँ हाँ, पॉल हंसने लगा। वो तो दूसरे रोज ही मस्मार कर दिया गया था। उस रोज मैं सिकरे कर सीढ़ियों पर 3 तस्वीरें फरोख्त करने में कामयाब हो गया था। मेरी जेब में पूरे 25 फ्रांक थे। चुनांचे मैंने उन तमाम हजरात को, उसने मुसव्वरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि मेरे निहायत अजीज दोस्त हैं, इसी कहवा खाने में ब्रांडी पिलवाई। हमारा नाम तो बदनाम है, एक लंबी नाक वाले मुसव्वर ने एतराज किया। वरना ये पॉल तो एक घूंट हमें पिलाता है और बकिया शराब की बोतल खुद खत्म कर देता है। बहरहाल पॉल ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, ब्रांडी हमारे अंदाजे से कुछ ज्यादा ही तेज निकली और हम सब अच्छे खासे मूड में आ गए। अब खाने का मसला दरपेश था। चुनांचे मैंने इन शुफा को अपने स्टूडियो में डबल रोटी और पनीर का मशहूर ताम खिलाने के लिए मदऊ कर लिया। पॉल अभी इतना ही कह पाया था कि बाकी मुसव्वरों ने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी की परवाह न करते हुए पॉल कहता चला गया, अब जो हम रात के 10 बजे इस जगह पहुंचे हैं जहां मेरा मकान वाक़या था। पॉल ने हाथ मिलाकर खुद भी हंसना शुरू कर दिया। तो वहां कुछ भी ना था, खंडर। और तुम्हें मालूम है सनान कि ये सब लोग उस खंडर को देख रहे हैं और जुबान से कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हर एक का यही ख्याल था कि इसने आज शराब कुछ ज्यादा ही चढ़ा रखी है, इसलिए मकान दिखाई नहीं दे रहा। वरना ये कैसे हो सकता है कि सुबह के वक्त वहां एक 6 मंजिला इमारत खड़ी थी और अब वहां कुछ भी ना हो। फिर तुमने क्या किया, सनान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस हम लोग तकरीबन 10 मिनट बुद्धुओं की तरह इस खंडर को तकते रहे और जुबान से कुछ ना कहा। मैंने हिम्मत करके कहा कि दोस्तों, या तो हम गलत जगह पर आ गए हैं या फिर वो कमबख्त इमारत यहाँ से गायब हो गई। हमारे नशे का इसमें कसूर नहीं है। वो तुम्हारी बीवी कहाँ गई इस वक्त? मेरी बीवी? हाँ लुइस, वो तो उसी वक्त जब हम खाने के लिए बाहर गए थे तो मुझसे झगड़ कर चली गई थी। बिल अदा करने के बाद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम वहां बेवकूफों की तरह खड़े थे और फिर उस गली में रहने वाली एक बुढ़िया ने हमें बताया कि आज सुबह बल्दिया वाले आए थे और तमाम सामान बाहर फेंक कर इमारत ढा गए हैं। कमबख्त मेरे रंग के डब्बे और कैनवस भी उठाकर ले गए। हाँ, उनकी तफसील मुझे घोड़ों के गोश्त की दुकान से मालूम हो चुकी है। घोड़ों के गोश्त? मालक ने तुमसे और कुछ तो नहीं कहा? पॉल ने घबराकर पूछा। 20 फ्रांक, स्नान ने मुस्कुराकर कहा।
नहीं दूंगा, पॉल ने उंगलियां नचाई। कमबख्त कहता है कि आयरलैंड के फरबा घोड़ों का गोश्त है, हालांकि होते वो फ्रांस के ही हैं। खेतों में काम करने वाले नाकारा घोड़ों का गोश्त। उसने मुंह बना लिया। आजकल कहाँ क्या है? सनान ने पूछा। कयाम, दरिया सीन के पुलों के नीचे सिकरे कर की सीढ़ियों पर, फिगाल पार्क, मोनिक और इस किस्म की लातादाद शानदार जगहों पर जहां शाम होती है वहीं सो रहता हूँ। तुम्हें मालूम है आजकल पेरिस के आसमान पर सितारे बेहद चमकीले हो गए हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ, पेरिस पसंद आया? पसंदीदगी तो निहायत आम सा जज्बा है। स्नान को आजकल का ख्याल आ गया। बहुत खूब, मेरी मानो तो ये सियाहत वगैरह का चक्कर छोड़ो, पेरिस में ही रह जाओ और मुसफरी शुरू कर दो। बुरा ख्याल नहीं, लेकिन मैं आज शाम इस्पानिया जा रहा हूँ। बार्सिलोना का पिकासो म्यूजियम जरूर देखना, लंबी नाक वाले मुसव्विर ने लुत्फा दिया। फिर तो तुम्हें एक अलविदाई दावत देनी चाहिए, पॉल ने सर खुजाकर कहा, मगर आजकल माली हालात कुछ। इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। सनान उसके खुलूस से मुतासर होकर कहने लगा, मैं आज सारा दिन बेहद मसरूफ हूँ। मैं तुम्हारे मकान, जहाँ तुम्हारा मकान था, वहां इसलिए गया था कि तुम्हें खुदाफिज कह सकूं। उसने कॉफी का आखिरी घूंट भरा और उठ खड़ा हुआ। मुझे अफसोस है इससे पहले मुलाकात ना हो सकी। पॉल उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। तुम खुशकिस्मत हो जो यहाँ से जा रहे हो। पेरिस एक नशा है, इंसान इसका आदी हो जाए तो कहीं का नहीं रहता। मैंने भी आए दिन के फाकों से तंग आकर फैसला किया है कि मुसव्वरी छोड़कर बढ़ई वगैरह का काम सीख लूं और न्यूजीलैंड में जाकर मुस्तकिल रहायश इख्तियार करूं। न्यूजीलैंड? स्नान चौंका। सुना है फजूल किस्म की जगह है। उसे वहम सा हो गया कि वहां पॉल की मुलाकात जहनी से हो जाएगी और इस बेचारी का राज फाश हो जाएगा। तो फिर कनाडा चला जाऊंगा, पॉल ने लापरवाही से कहा। उम्दा जगह है।